सकती है, एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। इट कान फुलफिल द ग्रीड ऑफ वन पर्सन, इट कैन फुलफिल द नीड ऑफ ईच एंड एवरी वन। तो गांधी की बात थी, यही सारी बात अर्नेस्ट ने कह दिया। और अर्नेस्ट ने कहा कि हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एनवायरमेंट। तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शैलो इकोलॉजी एंड डीप इकोलॉजी। तो देखिए शैलो इकोलॉजी क्या है, हम आगे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों को कटौती करना, तो शैलो इकोलॉजी। तो शैलो इकोलॉजी का मतलब क्या है, रिडक्शन। ये शैलो इकोलॉजी क्या है, रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस या CO2 इन द एनवायरमेंट। पर्यावरण, ओजोन परत को क्षरित होने से बचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाना, ये शैल इकोलॉजी है। यही तो आप देखेंगे पर्यावरण के दुष्परिणाम ये हैं। और पर्यावरण के दुष्परिणाम ये हैं तो सुरक्षा खतरा अमेरिका, पाकिस्तान, सोवियत संघ है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए नया सुरक्षा खतरा आ गया। अभी कोल्ड वार में सुरक्षा खतरा क्या था? अच्छा, नॉर्थ कोरिया इज मोर डेंजरस और ओजोन लेयर, द डिप्लीशन ऑफ, जो ओजोन लेयर पतली होती जा रही है वो ज्यादा खतरनाक है। और कई बार दोस्तों, कभी किसी नवजात बच्चे को पैदा होते हुए देखिए, उस नवजात बच्चे के आसपास एक बड़ा सफेद सा पूरा, माँ के जब पेट में होता है सफेद सा बिल्कुल चादर छिपती रहती है। एंड दैट इज नेचर इज देयर इन द, इसे ओजोन लेयर क्या है, धरती के ऊपर लिपटी हुई एक चादर जो अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं आने देती। अगर सोच के देखिए व्हाट इज बैलेंस इन दिस नेचर। अगर हमारा बस चले तो हम समुद्र का पानी न बनाए, सारा पानी मीठा कर दें। और हमें तो अरिस्टोटल की बात याद आ रही है, इसमें कहा था कि दुनिया में कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं बना है। समुद्र का पानी खारा नहीं होता, शायद बरसात नहीं होता। ये पूरा पूरा इन्वायरमेंट का इंजन होता है सी। और समुद्र का मूल है मछली, समुद्र का मूल है मछली। और हमारे यहाँ भगवान की उत्पत्ति में, अवतारों में मत्स्य अवतार है कि नहीं है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ, लोगों का डार्विन, डार्विन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत बता दिया। आपको अजीब से नहीं, आप पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन का चेन देखिए और हमारे यहाँ अवतारों का विचार अब देखिए, यू विल फाइंड ट्रेमेंडस एंड सरप्राइजिंग सिमिलरिटी। अब आप देखेंगे कि अब शैलो इकोलॉजी क्या है, कि वे पर्यावरण की रक्षा कर देना, एसिड रेट को रोक देना, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देना। सवाल यह है कि परिणाम को, फ्रूट को खत्म करेंगे या रूट को? इसे अर्नेस्ट ने कहा ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, दैट मे बी बेटर। लेकिन सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड हो क्यों रहा है? मानव के उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण, मानव की समझ के कारण कि प्रकृति हमारे उपभोग के लिए है। दैट इज अ बेसिक रीजन बिहाइंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इस सोच को बदलना पड़ेगा। और जहां सोच है, लिखे ओ माय गॉड, जहां सोच है वहीं पर्यावरण है। तो सवाल है जीवन शैली को बदलेंगे या CO2 कम करेंगे? जीवन शैली को बदलेंगे या ओजोन को ठीक करेंगे? यानी इस पूरी प्रकृति के धराशायी होने में कौन है? मानव। इस प्रकृति को पर्सनल नुकसान नहीं पहुंचाया, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, इस प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? मानव ने। मानव को भोक्तावादी शैली, प्रकृति को पदार्थ समझने की गलती, बिलावजह का बुद्धि विवेक का प्रयोग, इस पूरे मानवीय सृष्टि के साथ हमने कोलाहल पैदा कर दिया। यही बात तो अर्नेस्ट ने कही। अर्नेस्ट ने क्या कहा जो गांधी ने पहले कह दिया था, दैट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन इंडियन फिलोसफी। तो भारतीय दर्शन पहले से कहा गया है कि ये धरती है जिसे मां समझने की आवश्यकता है। और ये अर्नेस्ट ने कब कहा? अच्छा, पश्चिम में पर्यावरण का विचार कब आया? यूनान में जो गाया हाइपोथेसिस की गई थी वो तो लोग भूल ही गए, पश्चिम के लोगों ने उसको बाद में याद किया। पश्चिम में पर्यावरण का विचार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी नहीं आया। जबकि जरा सोच के देखिए, अभी तो तुमने वर्ल्ड वॉर का मूल्यांकन केवल इसलिए किया
कितना मानवीय क्षति हुई, कितनी आर्थिक क्षति हुई, वार में कितना इन्वायरमेंटल लॉस होता है, क्या हमने कभी इसकी कल्पना की? सीएचएन की एग्जाम्पल हमने आपको बताई दिया। दूसरा देखेंगे 69 में राचेल कार्सन साइंटिस्ट ही था। तो राचेल कार्सन को कैंसर हो गया। तो राचेल कार्सन ने कैंसर के उन कारणों की जानकारी लिखते हुए एक बुक लिखी, साइलेंट स्प्रिंग। तो राचेल कार्सन ने जब बेस्ट में ये बेस्ट सेलर बुक हुई, और राचेल कार्सन ने सीधा कहा था कि वाई आई गॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम कैंसर, इट इज बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड। कीटनाशकों के प्रयोग से मैं कैंसरस हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आपको लगता है कि पंजाब बहुत समृद्ध है। पंजाब की सुबह आने वाली 2 शताब्दी अमृतसर से आप देखिए, चंडीगढ़ से देखिए, इसमें दोस्तों पूरी की पूरी ट्रेन कैंसर के पेशेंट से भरी पड़ी आती है। दैट इज समथिंग सरप्राइजिंग। आज हमारे भारतीय परिवारों में मतलब कि हर तीसरा व्यक्ति कैंसरस हो रहा है। विकास है या विनाश है? ऐसा बहुत ध्यान देने की बात है। राचेल कार्सन ने ये बात कह दी, और हम तो दोस्तों इतनी, अब इसके बारे में अवेयरनेस कैसे पैदा किया जाए। गांव में लोग अब पंपकिन आपने देखा होगा, लौकी, ये सब तोरी, इसमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फट से बढ़ जाती है। और आज तो इतने ऐसे भयंकर पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं। दैट इज वो दोस्तों, अगर आप बचे हुए हैं तो समझिए कोई ईश्वर कृपा है, माँ बाप कृपा है, कहीं बचे हुए हैं। कब कौन, कोई भरोसा नहीं दोस्तों। मानव खतरे में है और हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अजीब सा विचार नहीं दोस्तों? ये बताइए किससे लड़ रहे हैं? अगला हेड। तो डीपी इकोलॉजी वर्क सब तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है क्या? पर्यावरण का नोट्स नहीं मिला है? ओ माय गॉड, ये देखो, पहले नहीं मिला है, नहीं कहना पहले सीखा है। पहले नहीं कहना चाहिए। कोई टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। नोट मिला है, नहीं मिला है। अरे हाँ भी कहना सीखो दोस्तों, हाँ भी कहना सीखिए। कमाल की बात है, हर बात में नहीं, हर बात में नहीं। अच्छा दूसरी बात, अच्छा अगला, अब जरा देखिए क्या करें, नहीं समझ पा रहा हूं क्या करें। किसमें क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अच्छा ग्लेशियर ऐसे लिखा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यानी ग्लेशियर का पिघलना। क्या? 5 में डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, अभी आएंगे, ग्लोबल कॉमन्स अभी आएंगे। अगला हेडिंग है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे, आपके सिलेबस में पर्यावरणवाद शब्द का प्रयोग नहीं लिखा गया है, बल्कि लिखा गया ग्लोबल कॉमन्स। तो ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस में पर्यावरणवाद शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन पर्यावरणवाद और ग्लोबल कॉमन्स एक ही है। और ये भी आप जानते हैं, हम 2 शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं, एक है एनवायरमेंटलिज्म, दूसरा इकोलॉजी। एनवायरमेंटलिज्म इज ए ह्यूमन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंटलिज्म का मतलब है कि मानव का अस्तित्व खतरे में है, पर्यावरण को इसलिए बचाना है। इकोलॉजी का मतलब है पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए पर्यावरण को बचाना है। इकोलॉजी इज ए नेचर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इकोलॉजी प्रकृति केंद्रित विचार है, जबकि पर्यावरणवाद मानव केंद्रित विचार है।
पर्यावरणवाद में क्या माना जाता है कि मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव का अस्तित्व खतरे में है, इससे हमें उसे बचाना है, जबकि इकोलॉजी डील्स विद द एंटायर नेचर। तो अगला हेडिंग है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स यानी, अब देखिए ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है क्या है ग्लोबल कॉमन्स, और यही ग्लोबल कॉमन्स शब्द ही आपके सिलेबस में लिखा गया है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब है ग्लोबल कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स या ग्लोबल कॉमन्स जो आपके सिलेबस में लिखा गया है। अब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स या ग्लोबल कॉमन्स की अगर हम बात करें तो यानी कौन सी ऐसी धरोहर है जो मानवता की साझी धरोहर है, जैसे पहला ओशियन महासागर, दूसरा ओपन स्पेस खुला अंतरिक्ष खुला आकाश ओशियन या ओपन सी, तीसरा व्हेल यानी मछलियां, तीसरा ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय, हिमालय के ग्लेशियर, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधी वन क्षेत्र, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता, हिमालय के ग्लेशियर, खुला समुद्र, खुला आसमान, व्हेल, दीज आर ग्लोबल कॉमन्स। क्या करें? इतना बड़ा ग्लेशियर और दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं। दैट इज, और लोग दोस्तों जाके लोग स्विट्जरलैंड में पहाड़ देख के आते हैं, स्विट्जरलैंड में पहाड़ है, पहाड़ी है दोस्तों। इंडिया में ऐसे हिमालय, ओ माय गॉड, दिस इज सियाचिन जैसा कहीं बड़ा ग्लेशियर है ही नहीं है। जहाँ गंगा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर्स, यानी इतनी ऊंचाई पे ग्लेशियर्स नहीं है। और फिर अंटार्कटिका तो वही है, अंटार्कटिका, एंटायर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। दोस्तों हमारे यहाँ जो प्लॉट बनाने वाले हैं उनका बस चले समुद्र में प्लॉटिंग कर दें, अंटार्कटिका की बर्फ पिघला पिघला के वहां प्लॉटिंग कर दें। लेकिन फिर आपको बताएं व्हाट इज दोस्तों, आपने कभी वुड पेकर कठफोड़वा को आपने देखा है? लोगों को एनवायरमेंट के बारे में इतनी समझ नहीं है, सच पूछिए। एक बार मैं दिल्ली में घूम रहा था, कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछ रहा था नीम का पेड़ कौन है? मैं क्या क्यों? मैं कुछ पत्ता लेना है, किसी ने बताया है कि किसी काम का है, चोट लगी है मुझे, नीम का पत्ता। उसको ये नहीं पता है नीम का पेड़ कौन है। तो ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा? अच्छा, एक खास बात आप देखेंगे, और कितना एनवायरमेंट में कितनी, पहले गांव में लोगों को बताया जाता था ये पेड़ है कितने साल में
इमली का पेड़ तैयार होने में 35 साल लगता है, काटने में 5 मिनट। अब सोचिए पुराने जमाने में कि लोगों कितना वो हर किस्म के पेड़ रखते थे। अब जैसे जो बड़ी बड़ी पेड़ होते थे, वुड पेकर, कठफोड़वा आपने शायद देखा नहीं होगा अभी। अच्छा देखा है तो निश्चित तौर पे कहीं आप दूर दराज गांव में मिलते हैं अभी भी, लेकिन धीरे धीरे दे आर वेनिशिंग। गौरैया पूरा खत्म हो गई। और कई बार हम दोस्तों हम बड़े शीशे के बड़े बड़े मकान बनाकर पूरा शीशा एकदम जाम पे एक संडलाई जैसी। अब जरा सोच के देखिए, तालाब रहे नहीं, पेड़ आपने काट दिया, पक्षियों को रहने कहाँ स्थान मिला? और पक्षी खत्म हो गए, पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। इंडोनेशिया में रिसर्च है, डोडो पक्षी गायब हुआ, पूरा उस वेराइटी के पेड़ ही गायब हो गए, क्योंकि इस पेड़ के दानों को खाता था, बीट करता था, उसी से नीम और पीपल कैसे होता है, हम लगाते हैं पक्षियों का। और एक बात तो मैं किसी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में मैं घूम रहा था, किसी गाइड ने मुझे बताया कि जो लोग भी ये बंदर वगैरह को खाना खिलाते हैं, दे आर हार्मिंग द एनवायरमेंट। उनकी नेचुरल टेंडेंसी है, कहीं खोदेंगे खाने के लिए, कुछ खाएंगे, उससे कोई और एक पेड़ निकल जाएगा। इतना बढ़िया नेचर बैलेंस किया गया। उसने कहा कि जब टाइगर किसी हिरण या सांवर को दौड़ाता है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भागता है, और वहां पे जो बीट करेगा वो, बाकी उससे एनवायरनमेंट में कोई और पौधे पक्षी तैयार होंगे। हाथियों के कारण अफ्रीका के पूरे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट बचे हुए हैं। इतना जबरदस्त रिलेशन है। इसलिए ग्लोबल कॉमन्स, समुद्र का मतलब होता है, एक तो हमारा है जो हमारी संप्रभुता में है, 12 नॉटिकल मील का समुद्र एक देश की संप्रभुता में है। और एक खास बात है, हमने दोस्तों बांटना सीखा। पॉलिटिक्स ने क्या सीखा? बांटना। पॉलिटिक्स ने सीखा बांटना, जबकि पर्यावरण का मतलब क्या है? खुला समुद्र बचाइए, खुला आकाश बचाइए। अभी देखिए जब ने ए सेट मारा, ये क्यों मारा दोस्तों? अरे शांति, अंतरिक्ष शांति। आज तो हमने पूरा का पूरा स्टार वार, रीगन ने क्या विचार दिया था? स्टार वार उनका विचार था कि अब वो, और अगला जो इन्वायरमेंटल स्पेस सिक्योरिटी का जो बड़ा विचार आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अब तो हम सारे सैटेलाइट में हथियार फिट कर देंगे, जिसको मारना होगा बटन दबाएंगे, वहीं से मारेगा। जितने ज्यादा हम डिबेरिस पैदा कर रहे हैं, सब इन्वायरमेंट में कूड़ा पैदा कर रहे हैं, कहाँ जाएगा वो? और आजकल तो सब दुनिया में सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, जितने विकसित देश हैं पूरा दुनिया में सैटेलाइट घूम रही है, और टूटती है, नीचे आती है, पूरा का पूरा प्रकृति हमने बर्बाद कर रखा है। इसलिए इनको बचाना है। अब बताइए, ये राज्य केंद्रित मामला है या विश्व केंद्रित मामला है? ये राज्य का विषय नहीं दोस्तों। इसे सुरक्षा के मायने संकीर्ण हो गए, व्यापक हो गए। लेकिन सवाल ये, इसका प्रयास कैसे किया जाए? हिमालय ग्लेशियर, सियाचिन, दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन, और ब्राजील, जैसे ब्राजील है, लैटिन अमेरिकी देशों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बड़ी जबरदस्त है। अब बताइए कैसे इसको बचाया जाए? इसको बचाया कैसे जाए? अगला पॉइंट, अगला है पहला पॉइंट, वर्ष 1972 में, और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये ग्लोबल कॉमन्स, वर्ष 1972 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण पर पहला सम्मेलन क्या है? स्टॉकहोम, 1972। स्टॉकहोम इज द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएन ओवर एनवायरमेंट। अब फिर यूएन की बात आ गई तो क्या लिखा आपने? वर्ष 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट was held in Stockholm by United Nations Organization, UNO, जिसमें
ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का विचार दिया गया। जिसमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का विचार दिया गया और ग्लोबल कॉमन्स को बचाने की पहल की गई। एंड देयर वाज इनिशिएटिव फॉर प्रिजर्विंग द ग्लोबल कॉमन्स। और ग्लोबल कॉमन्स को बचाने की पहल की गई। ग्लोबल कॉमन्स के बचाने के लिए कॉमन्स को बचाने के लिए क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह विचार दिया गया क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह विचार दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक विकास दर 0 हो जानी चाहिए। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ग्रोथ रेट शुड बी zeroed। इट इज ऑल्सो नोन एज ए जीरो ग्रोथ रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रोथ रिपोर्ट 0 हो जानी चाहिए। अब देखिए, एक बड़ा ही विवादास्पद विचार था कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम पूरा ग्रोथ 0 कर देंगे, यानी कि पूरा पर्यावरण का विकास न हो तो हम 0 ग्रोथ रेट कर दें। तो 0 ग्रोथ रेट करना अपने आप में दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, कि उसको कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 0 ग्रोथ रेट करने का मतलब है कि सारे उत्पादन को नीचे करना। 0 ग्रोथ रेट का मतलब उत्पादन को नीचे करना, सारी आर्थिक नीचे करना। तो वो तो कोई भाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 0 हो जाए इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। लोग रोजगार की मांग करेंगे, राज्य का निर्यात कम होगा और अर्थव्यवस्था खत्म होगी तो सुरक्षा अपने आप प्रभावित हो जाएगी। इसलिए इतना आसान नहीं था। तो इसका फिर बीच का रास्ता क्या लिया गया? अगला पॉइंट 1987 में, वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। BRUNDTLAND, BRUNDT ब्रुट। तो NOD साइलेंट है, जर्मन व्यक्ति है तो उनके नाम थोड़े टेढ़े होते हैं। हाँ, जर्मन और फ्रेंच, क्योंकि हम तो सामान्यतः इंग्लिश लिखने का आदी है, कोई जर्मन का नाम होता है तो फिर तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसके द्वारा सतत विकास के विचार को प्रभावशाली बनाया गया। द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम इफेक्टिव।
सतत विकास के विचार को प्रभावी बनाया गया। तो देखिए, तो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बीच बीच का रास्ता था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आज की जो भी पदार्थ हैं, जो भी प्रकृति है, वो उसी मात्रा में अगली जनरेशन को ही मिल जाए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आज जिस मात्रा में हवा हमें उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, दैट शुड बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट जनरेशन इन सेम फॉर्म। ये सतत विकास का विचार है। इसका मतलब सतत विकास का, अब सवाल है कि पूरी प्रकृति को बचाने के लिए हम ऐसा कैसे करें कि पेड़ भी, एनवायरनमेंट भी, एयर भी अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाए। उसका सीधा तरीका है कि हमें कहीं न कहीं ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने माना कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट हैजार्डियस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बल्कि उसका सही है कि हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे और पर्यावरणीय मित्र तकनीक ढूंढकर हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। तो इन्होंने जीरो ग्रोथ रेट के विचार को एक रास्ता दिखाया, क्योंकि जीरो ग्रोथ रेट वाज वेरी मच एक्सट्रीमिस्ट। भैया कह देंगे कि पर्यावरण, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोटी कपड़े मकान की बात भी आपको देखना पड़ेगा, तो पर्यावरण का संरक्षण इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि ब्रुकलैंड रिपोर्ट बीच बीच का रास्ता है। और आजकल तो आप देखेंगे वेस्ट इसी बात पे विचार कर रहा है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाई जाए। वैसे अर्नेनेस की डीप इकोलॉजी की बात आप देखेंगे तो कहते हैं कि समस्या टेक्नोलॉजी से नहीं हल होगी जब तक मानव जीवन शैली में बदलाव नहीं होगा। जब तक मानव जीवन शैली में बदलाव नहीं होगा। अब दिल्ली में आप देखिए, लोगों के पास 3-3, 4-4 कार है। जब 4-4 कार होगी, 5-5, तो क्या जरूरत है उसकी? अब जब घर में बच्चा है उसके लिए भी कार है। भाई एक कार से काम नहीं चल जाएगी, मैक्सिमम आपको जरूरत है 2 रखिए। अब 3 मेंबर है, 4 कार है, अजीब सी बात है। तो कोई कार में कोई हाथ फैलाए, कोई पांव फैलाएगा। इसमें पूरी के पूरी प्रकृति का विनाश हो रहा है। और हमारे यहाँ तो पर्यावरण के प्रति इतनी इनसेंसिटिविटी है। एक बार तो मैं कहीं पे से देख रहा था, किसी व्यक्ति ने मेरे सामने पेड़, नीम का पेड़ से तोड़ लिया, उसका पूरा ऊपर से ही तोड़ लिया। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, हमने कहा ऐसा आपने क्यों तोड़ा? उसने कहा आपका है क्या? हमने कहा मेरा ही है। अजीब सी बात है। रिस्पॉन्स आप देखिए, इतने इनसेंसिटिव है लोग कि अब जो 2-4 पेड़ बचे हुए हैं उसको भी हम लगातार खत्म कर रहे हैं, और वो बिना निस्वार्थ हमें ऑक्सीजन देते जा रहे हैं। दोस्तों सच पूछिए, भगवान तो हमने देखा, लेकिन भ का मतलब है भूमि, ग का मतलब है गगन, व का मतलब है वायु, न का मतलब है, ये सब हमें मुफ्त में मिली है दोस्तों। यही तो भगवान है, लिखने की बात है। अच्छा, कई लोग क्या करते, चलते चलते पेड़ को मसकते रहते हैं, पर पता नहीं क्या उनकी प्रॉब्लम है यार। पेड़ की पत्ती को ऐसे कर देंगे, आपके बाल को ऐसे करे, कैसा लगेगा? अजीब सी बात है। वो सेंसिटिविटी नहीं उसके प्रति, कितना महत्वपूर्ण है वो। लेकिन अगला हेडिंग पर्यावरणीय सुरक्षा, अगला हेडिंग है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। पर्यावरणीय सुरक्षा है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। बताइए। अरे वो सब पॉलिटिकल मामला, आगे पॉलिटिकल मामले पे हमें लागू करना नहीं है, पढ़ना है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब यही सब खुराफात है। जिस बात का उत्तर आप जानते हैं वो इनसे पूछना चाहते हैं। तो अगला हेडिंग है पर्यावरणीय सुरक्षा, पहला पॉइंट। अच्छा देखिए, पर्यावरणीय सुरक्षा पर खतरा कहां से आ रहा है? यहां से। अगर पर्यावरण की सुरक्षा पर खतरा यहां से आ रहा है तो जरा सोच के देखिए, ये विकासशील, अब हम IR के भी डायमेंशन में रखना है, विकासशील देशों के लिए ज्यादा खतरनाक है, विकसित के लिए, सभी के लिए? क्या? अच्छा, सभी के लिए ज्यादा, किसके लिए है? क्यों? अब देखिए, ऐसा आपने जवाब दिया कि मैं सुन नहीं पाया, आपने जवाब भी दे दिया। यू आर ए जीनियस। मतलब मैं सुन भी नहीं पाया, आपने जवाब दे दिया। ये तो अच्छी बात है।
इसे लिखने के बाद पहला वर्तमान में सुरक्षा के अभिप्राय अत्यधिक व्यापक हो गए हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इज बिकम वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइड। सुरक्षा के मायने अत्यधिक व्यापक हो गए हैं और पर्यावरणीय सुरक्षा का मुद्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय सुरक्षा की प्रकृति अत्यधिक जटिल है। द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इज हाईली कॉम्प्लेक्स। पर्यावरणीय सुरक्षा की प्रकृति अत्यधिक जटिल है क्योंकि इसके परिणाम विश्व के अलग अलग भागों के लिए पृथक पृथक होंगे। द इम्पैक्ट ऑफ environmental security varies from nation to nation। अलग अलग और पृथक पृथक होंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, ड्यू टू राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ने से साइबेरिया के मैदान गर्म हो जाएंगे। द लैंड ऑफ साइबेरिया विल बिकम फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से साइबेरिया के मैदान गर्म हो जाएंगे और कृषि योग्य बन जाएंगे। जबकि द्वीपीय देश, हाउएवर आइलैंड नेशंस, जबकि द्वीपीय देशों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। However, island nations are on the verge of extinction। जबकि द्वीपीय देशों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अच्छा, एक हम कहावत पढ़ते हैं कि करे कोई भरे कोई। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब है पर्यावरण की समस्या का प्रभाव अलग अलग होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है समुद्र की कई धाराएं गर्म हो जाएं, तो जहां गर्म हो जाएगी वो मछली मिलना ज्यादा हो जाएगा, जहां ठंडा हो जाएगा वहां से मछली भाग जाएगी। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर साइबेरियन लैंड, क्योंकि वहां जरूरत से ज्यादा ठंडी है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जहां पे गर्मी है वो रेगिस्तान बन जाएगा, जहां पे गर्मी हो तो रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए इसके प्रॉब्लम अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं। दूसरा और इसलिए अब देखिए सुरक्षा का नया विचार कैसे आ गया। मालदीव डूबने वाला है दोस्तों। मालदीव इज ओनली एबव द 3 feet एंड कितने वो समुद्र से कितने ऊंचे पे है? लगभग 2 और 3 मीटर्स। यानी ये दुनिया का ऐसा देश है जो समुद्र में डूबने वाला है। अब जरा सोचिए, मालदीव पे कोई हमला कर रहा है
अब कौन सा उसके पास हथियार आ जाएगा समुद्र में डूबने से बच जाएगा वो? दैट इज अ नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। और मालदीव के कई लोगों ने कहा भाई हमको ले लोगे, हमने कहा क्या ले लेंगे? उनका नहीं भाई हम डूबने वाले हैं तो हमको ले लो। हमने कहा अरे भाई हम पहले से ओवरलोडेड हैं, हम क्या ले लेंगे? ऑस्ट्रेलिया जाके बात करो, ऑस्ट्रेलिया ने कहा ना भाई मेरे को तो आने नहीं देंगे। दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं मुंबई भी उसी दायरे में आएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी दोस्तों। और लोग कहते हैं द्वारका तो डूबी गई समुद्र में। इसलिए फिलॉसफी में कहा जाता है सृष्टि और प्रलय बार बार होता है, बस शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलने की बारी है दोस्तों। और तीसरा नेत्र खुला। इसमें अब ये का कहना तो बड़ा नकारात्मक होगा, प्रलय होता है, लेकिन वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। रियली ये सच बात है। क्या करें? राजस्थान तो पहले ध्वस्त होगा क्योंकि सब रेगिस्तान बन जाएगा, तो वहां से लोग भाग खड़े होंगे। जैसलमेर में कौन रहेगा बताइए? तो अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट है, अगला ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन विकसित देशों ने किया। The maximum emission of greenhouse gases was done by the developed world. ग्रीनहाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन विकसित देशों ने किया, लेकिन इसका सर्वाधिक दुष्परिणाम विकासशील देशों पर देखा जा रहा है। The most destructive impact of greenhouse gases is visible on the global south. ग्रीनहाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन विकसित देशों ने किया, प्रभाव कहां पड़ रहा है? विकासशील देशों पर। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरणीय असंतुलन से सबसे ज्यादा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ेगा। The global south will be more impacted from the environmental imbalance. पर्यावरणीय असंतुलन का सर्वाधिक प्रभाव विकासशील देशों पर होगा, क्योंकि पर्यावरण के असंतुलन से खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित होगा। The production of grains will be affected by the environmental imbalance. पर्यावरण के असंतुलन से खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित होगा। खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित होगा और विकासशील देशों में जनसंख्या ज्यादा है। And there is more growth of population in the developing world or global south. और विकासशील देशों में जनसंख्या ज्यादा है और विकसित देशों में आपदा प्रबंधन के तरीके भी उन्नत हैं। The method of disaster management is better in the developed world. विकसित देशों में आपदा प्रबंधन के तरीके भी बेहतरीन हैं। The method of disaster management is also better in the developed world. एक खास बात आप देखेंगे कि विकसित देशों में आपदा प्रबंधन के तरीके भी अच्छे हैं। इसका सीधा सा मतलब है, इसीलिए आप देखेंगे कोई भी समस्या होगी तो विकासशील देश पर फर्क ज्यादा पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, उत्पादन कम है। और दूसरी बात है, जरा सोच के देखिए, अगर अर्थक्वेक आ जाए तो ज़्यादा प्रभाव विकासशील देशों पर होगा, क्योंकि हमारे पास वी डोंट हैव ए गुड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब अगर हमें पता है कोस्टल एरिया में जैसे उड़ीसा में तो मकान कैसे निर्माण होने चाहिए। अब एक तो बात ठीक है कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई। अभी देखिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, वेस्ट के पास तो 50 साल पहले से थी। उनके यहाँ कभी भी कोई हुरिकेन आता है, कभी अर्थक्वेक आएगा, टर्नेडो आएगा, तो पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वो। तो अभी तो पहले आपने देखा कि प्रिकॉशन ने लिया। लेकिन सवाल है कि आप लॉन्ग टर्म स्टडी कैसे होनी चाहिए, पूरा डेवलपमेंट उसी के पैटर्न पे होनी चाहिए। आप ऐसे घर बनाइए जो लेकिन वैसा हम घर बना नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं। हमारे यहाँ तो वॉशरूम बन रहा है 12,000 रुपए का। अब 12,000 रुपए का वॉशरूम बनेगा तो फेनी झेल पाएगा दोस्तों? फेनी में पता नहीं कितना वॉशरूम उड़ गया होगा, और जो वॉशरूम में बैठा होगा साथ साथ गया होगा दोस्तों। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो विकासशील देश में इस किस्म प्रॉब्लम है। इसलिए ये बात ध्यान रखने की है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग ग्लोबल इम्पैक्ट, लेकिन ज्यादा प्रभाव कहाँ पे होगा? विकासशील पे। कारण मैंने बता दिया। और इसीलिए आप देखेंगे पानी को लेकर झगड़े कहाँ हो रहे हैं? विकासशील देशों में। हम साउथ एशिया के पढ़ेंगे, पूरा का पूरा झगड़ा चल रहा है, पूरा झगड़ा चल रहा है। अब अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है शीत युद्ध के बाद विश्व में पर्यावरण को बचाने की नवीन पहल, न्यू इनिशिएटिव। शीत युद्ध के बाद के दौर में पर्यावरण को बचाने की नई पहल। अब देखिए हमने कैसे आईआर का शब्द यूज कर दिया। कोल्ड वार, पर्यावरण का मुद्दा आईआर का हो गया, बस यही फर्क है। अब जरा देखेंगे कि कोल्ड वार की दुनिया में पर्यावरण को बचाने का पहला एफर्ट हुआ, दैट वाज इन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही जब देखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बना था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही यूएनईपी का निर्माण किया गया था, जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। इसी में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात आई थी। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एंड ग्लोबल कॉमन्स का विचार इसी मामले में है। और उसके बाद आप देखेंगे 1980 के दशक में एक और बात हुई, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1980 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक और संगठन बना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संगठन। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो जलवायु के परिवर्तन पर सरकारी संगठन, दैट मीन्स आईपीसीसी। और फिर आप देखेंगे कोल्ड वार में एक और इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ब्रुकलिन रिपोर्ट तो आई ही, लेकिन इन ईयर 1987 कोल्ड वार का ही दौर था। इन ईयर 1987 कियोटो प्रोटोकॉल, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट इज मॉन्ट्रियल इज अ सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा के शहर का नाम है। अच्छा एक बात याद रखिए, जब भी आपको ये
आईआर में किसी शहर की बात आप सुनते हैं तो एक बार आपको मैप की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कई बार मैपिंग में से फायदा मिलता है। भाई सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तो जीएस का स्टूडेंट इसलिए बड़ा अवेयर होता है। कोई भी घटना हो रही तुरंत जाके मैप करिए, अच्छा ये कहाँ है, ये आपकी जिज्ञासा है मोन्चल होगा, जहां होगा होगा, तो क्या फर्क पड़ता है। तो मॉन्ट्रियल इज द कैनेडियन सिटी। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मूलतः था ओजोन परत में होने में जो परतें पतली होती चली गई, थिन होती चली गई, और उसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, और आप देखेंगे ओजोन लेयर की मूल समस्या प्रभावित कर रही थी विकसित देशों को, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन गैस के थिन होने के मामले आए ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसलिए एक बात आप ये देखेंगे दोस्तों, भारत जैसा देश रहने के हिसाब से बेस्ट है। अमेरिका में, यूरोप में तो लोग इसलिए रहते हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा है, नहीं तो रहने लायक जगह है क्या वो। वेस्ट एशिया में लोग इसलिए रहते हैं तेल है, यहाँ लोग इसलिए रहते हैं दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है, लोग पश्चिम में कहते हैं बिना कोई काम किए खा नहीं सकता। अगर ये इसका अपवाद देखना, भारत में आइए। अभी तो इलाहाबाद में कई छात्रों ने मुझे फोन किया, सर 1 महीने से मैं टिफिन लिया नहीं। मैं कैसे? कुंभ मेला जिंदाबाद। इंडिया इज ए कंट्री वेयर यू कैन लिव विदाउट डूइंग एनीथिंग। कुछ भी काम नहीं, अजगर करे न चाकरी, दास मलुका कह गए, कहां से आराम से लोग खाना पीना खाते, कोई चिंता की बात नहीं है। और कई के मौसम तो ऐसे हैं जहां के लोग गांव में घूमते रहिए, फ्रूट्स खा के जिंदा हो जाएंगे, चिंता ही नहीं है। पश्चिम में इतनी ठंडी लगती है कि आप काम करना ही पड़ेगा। अमेरिका में ओह माय गॉड, पर वाइट, मतलब जब बर्फ पड़ती है तो आप देखेंगे पूरा का पूरा वाइट स्नो, पूरा डिजर्ट आपको दिखेगा। और हमारे यहाँ इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ है इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल। पर्यावरण के समझौते में सबसे सफल उदाहरण मॉन्ट्रियल है। तो कई लोग ये भी कहते हैं, अब इसमें पॉलिटिक्स ही आती है, कि जहां विकसित देशों के इंटरेस्ट प्रभावशाली होते हैं वहां उसको जल्दी करते हैं ये, और जहां विकासशील देशों का मामला होता है उसमें लापरवाही होती है। तो वही लोग ऐसी आलोचना करते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ का डिवीजन यहां भी दिखता है, कि जहां पर्यावरण का मामला विकसित देशों का, क्योंकि ओजोन के परतों के पतली होने का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था वेस्टर्न देशों पर, और कहा भी जाता है जो व्हाइट रेस के लोग हैं उनकी स्किन खराब होने के चांसेस जल्दी होते हैं। अब तमिलनाडु के व्यक्ति की स्किन क्या खराब होगा? तो जो भी ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं उनकी स्किन खराब नहीं होती, क्योंकि उनकी स्किन ऐसी बनी होती है कि वो सूरज के सहने लायक है। इसे आप देखेंगे, वेस्ट का व्यक्ति इंडिया वो रहता है तो हमेशा चश्मा यूज करता है, खुली आंख से देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके यहाँ सूरज ऐसे से आता है, उसके यहाँ सूरज कभी ऊपर नहीं आता। हमारे यहाँ रोज सूरज ऊपर आता है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में तो सूरज कभी ऊपर आता ही नहीं, इसे वहां सूरज की रोशनी कम है। और हमारे ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल कंट्री इंडिया इज। अब कभी यूक्रेन में, रसिया में, ये रसिया तो ऐसा है दोस्तों, सोचिए रसिया, ओह माय, मतलब 9 महीने बर्फ पड़ती है। रसिया में गर्मी के महीने में 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर होता है, गर्मी है वहां की। मतलब वहां की सर्दी क्या है, -30, -40। सर्दी के 6-6 महीनों में 2 से 3 दिन कभी सूरज निकल आएगा, और वहां सूरज निकलता है, लोग ऑफिस छोड़ के धूप में आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी निकलता है, बर्फ रोज गिरती है। इसे रसियन के, यूक्रेन के लोगों को डॉक्टर लिखता है कि जाओ इंडिया, धूप में बैठो, मर जाओगे, भाग भाग के आते हैं। और हमारे धूप मुफ्त मिलते हैं, लोग चेहरे बांध के चलते हैं, चश्मा ये देखो, धूप ले लो, चेहरे बांध के चल रहे हो। अभी दोस्तों यानी अब देखेंगे, वी आर एबेंडेंस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत अच्छी बात है। लोग इसके वैल्यू नहीं समझते, बाहर जाएंगे तब आप समझेंगे, जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है उसकी वैल्यू में समझ नहीं आती। अब देख, इसका मतलब नेक्स्ट पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में, ये तो कोल्ड वॉर का मामला हो गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड।
environmental protection in the post-Cold War world. शीत युद्ध के बाद में आप देखेंगे और सबसे बड़ा मामला क्या था, और कहा भी जाता है, देखिए कोल्ड वार के समय तो कोल्ड वार के समय एनवायरनमेंट कोई मुद्दा था ही नहीं, सही में पावर पॉलिटिक्स, शीत युद्ध, हथियार, नेशनल इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पावर, ये सारी बातें थी। लेकिन देयर आफ्टर वाज रियलाइज दैट कि भाई जब पर्यावरण का ही खतरे में आ जाएगा तो बाकी अब चीजें लेकर क्या करेंगे। जब एनवायरनमेंट खतरे में आ जाएगा, इस वजह से चूंकि रसिया भी अमेरिका के साथ एक बातें आई, तो देयर वाज मोर कंसेंसस ओवर ग्लोबल इश्यूज इन पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी वैश्विक मुद्दों पर शीत युद्ध के बाद के जमाने में ज्यादा सहमतियां बनी, इसलिए आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स का मुद्दा। अदरवाइज हम लोगों ने जब बीए में पढ़ा था ऐसा कुछ था ही नहीं। एनवायरमेंट, ये मतलब एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस, ये आईआर का विषय होगा, देखने में अजीब सा लगता है। आप कहेंगे यार ये सब तो अलग सोशल इशू का विषय, कहीं और विषय है या हम यहाँ पढ़ा दिया जा रहा है। तो जब हम पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण घटना इन 1992, यानी कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UN Conference on Environment and Development, that is popularly known as Earth Summit. तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की, अच्छा इसमें ये भी देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की नई भूमिका, भाई पर्यावरण का संरक्षण क्या है, नई भूमिका ही तो है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये सोचा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल काम क्या है, दुनिया को अगले विश्व युद्ध से बचाना। दुनिया को अगले विश्व युद्ध से बचाना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। लेकिन अभी तो विश्व युद्ध से दुनिया को खतरा हो न हो, पर्यावरण से खतरा तो विजिबल है। और अब देखें जो ईरान और अमेरिका में सब तनातनी चल रही है, दैट मे नॉट बी चेंज इन वॉर, वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेन समस्या तो एनवायरमेंट की है। इसलिए इस बार अर्थ समिट, और अर्थ समिट इसको ऑल्सो, ये चूंकि ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुआ था, तो पॉपुलरली इट इज नोन एज रियो समिट। पॉपुलरली इट इज नोन एज रियो समिट। अब इसमें क्या क्या हुआ कल, इसमें क्या क्या हुआ, अब तो बच गया थोड़ा सा, कल आना पड़ेगा। कल लास्ट क्लास, टुमारो इज लास्ट।